Neutron Nexus. हेलो स्टूडेंट्स, जो एडवोकेट्स इस बार अपीयर हो रहे हैं एग्जाम एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जाम में, उस आप देख लीजिए बोर्ड पे है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2025। इसी के बारे में हमारे एक्सपर्ट साहब हैं एडवोकेट शौकत इरफान साहब, हम इनसे बातचीत करेंगे और ये हमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से हमें जाना है, पैनिक नहीं होना है और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले सर के बारे में सर का इंट्रोडक्शन पूछते हैं, बताइए सर। मेरा नाम शौकत इरफान हुआ और मैं बता रहा हूँ आपको कि जो AIB 20 एग्ज़ाम है इसको स्टूडेंट कैसे क्रैक करे। सबसे पहला है कि इस एग्ज़ाम का पर्पस क्या है, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी लॉ ग्रेजुएट है उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जा सके, इसके लिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक एग्ज़ाम लेती है और उस एग्ज़ाम का नाम है AIB एग्ज़ाम, ठीक है, जो आप अभी 20 देंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि आप प्रैक्टिस करने के एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है, इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम लिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करेगी सर जो इसकी BCI। सर एक सेकेंड, सबसे पहले बताइए इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बच्चे जो लॉ ग्रेजुएशन करते हैं तो लॉ ग्रेजुएट करने के बाद वो डायरेक्ट जब प्रैक्टिस में आते हैं तो बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें चाहिए होती है, क्योंकि वो जो भी यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं उनके अंदर एलिजिबिलिटी है या नहीं है। इनरोलमेंट तो करा लेते हैं वो अपने अपने बार काउंसिल में, अपने स्टेट बार काउंसिल में, लेकिन उसके अंदर एलिजिबिलिटी है या नहीं है उसको चेक करने के लिए AIB एग्ज़ाम होता है जो कंडक्ट किया जाता है BCI के जरिए। BCI के जरिए, वो बार काउंसिल ये बॉडी है। हाँ। बार काउंसिल इंडिया BCI। सर ये बात तो होती रहेगी, आप बच्चों को टिप्स भी बताइएगा, जो भी स्टूडेंट जो भी एडवोकेट अपीयर होने में। सबसे मेन मुद्दा ये है कि इसकी फीस इतनी ज़्यादा क्यों है? इस पर आप लोगों ने डिमांड या कोई सरकार से कहा नहीं कि जो नए एडवोकेट्स आते हैं, जाहिर सी बात है सब तो अमीर होते नहीं हैं, तो सरकार इतनी महंगी फीस रखी हुई है 3,500 4,000, उसको रिड्यूस करने के लिए कोई एडवोकेट एसोसिएशन या कोई मांग है? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है, बट अगर BCI कोई अगर एक्शन ले तो हो सकता है कोई इसके बारे में। ये जरूरी है कि नहीं है? ज़्यादातर कोशिश है कि होना चाहिए, लेकिन अब उनका जो फैसला होगा वो उस हिसाब से बात है। ठीक है सर, तो अब आते हैं, सबसे पहले आपने बता दिया, अब इसमें दे रखा है इसका मोड कैसा होता है एग्जाम का, पेन पेपर ऑफलाइन है। हाँ, तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और इसमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस 100 है ना, MCQ बेस्ड होंगे और इसके लिए आपको अप्रोक्स 3 आवर्स के आसपास टाइम मिलता है। अब सबसे पहले ये समझें कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको जानकारी तो आपके पास होती है, आपके पास बेयर एक्ट होता है, आप बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास 3 आवर्स ही होते हैं। आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करें कि हमें 3 आवर्स में 100 मल्टीपल क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 100 जो क्वेश्चन है उसमें माइनस मार्किंग है? माइनस मार्किंग नहीं है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये इसमें आपका जो गलत होगा उसका 1 नंबर कट जाएगा, बट इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। 3 ईयर LLB क्या होता है? 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB। इसके अलावा एक नया चीज मैंने देखा इसमें सर, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट भी इसको दे सकता है। तो क्या बिना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में, जो स्टेट बार काउंसिल होता है, उसको बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी दे सकता है? ये 3 इयर्स जो है 3 इयर्स मतलब जो लोग ग्रेजुएशन कर लिया है उसके बाद जो LLB करते हैं उनके लिए 3 इयर्स के लिए। ओहो, ग्रेजुएट के बाद। और जो 12th के बाद करते हैं उनके लिए 5 इयर्स कोर्स होता है, ठीक है। ठीक है। अब दोनों क्लियर करने के बाद आप पहले स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करते हैं अपने आप को, ठीक है। और इनरोल करने के बाद आपको 2 साल के लिए प्रैक्टिस करने का अथॉरिटी मिलती है। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम AIB क्लियर करना पड़ता है जो BCI की तरफ से होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं तब आप आगे फ्यूचर में प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपका नहीं होता है क्लियर तो आप आगे भी फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं और फर्दर इसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है कि आप 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, ऐसा नहीं है।
आप आगे दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 19 लीगल सब्जेक्ट्स हैं सर, अब बताइए आप। देखिए एआईबी जो एग्ज़ाम लेता है उसके अंदर लगभग 19 पेपर होते हैं जो लॉ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपका जो लॉ है वो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं उसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे आप तैयारी करना है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी से आते हैं ज़्यादातर। उसके बाद हमारा है क्रिमिनल लॉ, तीसरा है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स, और चौथा है मतलब ये है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 के आसपास होता है और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम अप्रोक्स आपको मैनेज करना है। ठीक है, कि कैसे आप इसको करें कि इससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि बच्चों को चाहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन जो आप बनाएंगे एग्ज़ाम में, तो आप जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, केस स्टडी वगैरह होती है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं। सबसे पहले कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको पहले हल कर लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चंस है, उसमें से आपको 10 या 20-25 क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, आप सबसे पहला काम करें कि उसको हल कर लें, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट है, इसकी वजह से आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आंसर बुक है, आंसर आपके पास मौजूद है, बेयर एक्ट में साहब खोजेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, आप हल कर सकते हैं। नहीं निकलने के पीछे ये होता है कि टाइम की कमी होती है और बच्चे मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दे देते हैं। केस स्टडी का मार्क्स वही होता है 1 नंबर का, और जो जिसमें केस स्टडी नहीं होता है उसका भी मार्क 1 नंबर होता है। तो आप ज़्यादा टाइम जो दे देते हैं वो केस स्टडी में दे देते हैं, जिसकी वजह से आप पूरा का पूरा क्लियर नहीं कर पाते हैं, अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में आपका 10-20 क्वेश्चन छूट जाता है। क्वेश्चन छूट जाएगा तो स्वाभाविक बात है नंबर नहीं आएगा आपको। तो आप पहले ये कोशिश करें कि आपको जो जो आता है उसमें से, चाहे ग्रुप ए ग्रुप बी करके अगर बनाया गया है तो उसमें आप पहले उसको हल कर लें। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि किससे रिलेटेड कितना है। जैसे आपकी तैयारी अगर बेयर एक्ट्स में है, बेयर एक्ट से आप ज़्यादा करते हैं, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, टैक्स लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, तो उसमें जो जो एक्ट आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से उसका क्वेश्चन हल कर लें और उसमें बैठे रहें। सबसे पहला कोशिश करें कि हम जो भी इसका पास मार्क्स है 40 तक कम से कम कर लें, जल्द से जल्द। जब 40 हो जाता है तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि चलो मैंने पास मार्क का कर लिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ें, 50-60% करते रहें और एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ना दें। अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप आगे बढ़ते रहें और टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। ये आप अगर इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर अब बीच में आप पैनिक हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे या किसी तरह के आप हड़बड़ाहट हो जाएंगे तो ये दिक्कत हो जाती है, ये नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से सर हिंदुस्तान में ये पहला ये मतलब ये वो एग्ज़ाम है जो ओपन बुक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पूरा फॉर्मेट है इसका जो ओपन बुक है। तो ओपन बुक में सारी बुक ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं ये पूरा दे रखा है कि 2021 तक फुली ओपन बुक था। देखिए 2023 में पहले तो जो चाहते थे आपको लेके जाते थे, सारे बुक्स, सारे अपने जो भी नोट्स वगैरह बना रखे हैं वो भी लेके जाते थे। लेकिन 2023 में जैसे आया कि आप बेयर एक्ट जो है वो अलाउड है आपको। ठीक है, बेयर एक्ट आप लेके जा सकते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा। बेयर एक्ट्स क्या होते हैं? बेयर एक्ट वो होते हैं जो बनाया गया है स्पेशली इसके लिए, लॉ को बेहतर तरीके से आप समझने के लिए कि क्या है उसको तरीके से उसमें बनाया गया है। क्योंकि जैसा जो पार्लियामेंट्री ने बनाया है ना उसके हिसाब से आप देखें, उसको कहते हैं बेयर एक्ट। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1-2 का जो है जो बताया गया है एज इट इज जो बनाया गया है वही बेयर एक्ट में होता है। उसका एक्सप्लेनेशन अगर किसी मिस्टर XYZ ने उसका एक्सप्लेनेशन अपने तरीके से किया है तो वो बेयर एक्ट नहीं है। बस ये हुआ बेयर एक्ट। तो ये देखिए ये लिखा है, ये क्या होता है? विदाउट नोट्स ले जाएंगे, मतलब आप खाली ओनली बेयर एक्ट से ले जाएंगे, आपने कुछ उसका एक्सप्लेनेशन अपने तरफ से कुछ लिखा है। जैसे मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो लिखा है वो मैंने तैयारी कर ली। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड अपना कोई नोट्स बना लिया कॉपी में, ठीक है, या फैमिली लॉ से रिलेटेड कोई भी एक्ट बना लिया, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, वो अलाउड नहीं है। आप सिर्फ बेयर एक्ट की जो भी बुकें हैं वो आप लेके जाएं और आराम से आप एग्जाम दें और पैनिक ना हो।
ये बार एग्जामिनेशन में जो मेन सब्जेक्ट कवर किए गए हैं उसमें सर है जो क्रिमिनल लॉ में 3 होते हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये आपका उसके अंदर आ जाता है। ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, आपने पहले ही बता दिया। ये तीनों ये क्रिमिनल लॉ में आते हैं। उसके बाद से एविडेंस एक्ट और ये सारी चीज़ें आती हैं। ये इसके मार्क्स के हिसाब से समझाइए कि सबसे आसान इसमें, ताकि बच्चे अपने हिसाब से करें कि बच्चों को आसानी हो जाए मार्क्स के हिसाब से। ये देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ देखिए कितने मार्क्स का आ रहा है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ये 10 फिक्स आता है या ऊपर? नहीं, लगभग एग्जाम में पिछले 4-5-10 एग्जाम से ऐसे ही देखा जा रहा है कि इसके इतना ही आता है, ठीक है। और पिछला एग्जाम में भी लगभग 10 मार्क्स का पिछले भी आया था। तो कोशिश करें कि आप 10 मार्क्स के हिसाब से आप रखें। फिर क्रिमिनल प्रोसीड्यूरल लॉ है, उसमें बीएनएस आया है। ये देखिए क्रिमिनल लॉ में ये आता है बीएनएस और ये आईपीसी और एविडेंस, ये तीनों मिला दें तो अगर कोई बच्चा सही से इसको और इसको, तो ये टोटल सर हो गया आपका 26 मार्क्स का हो गया। तो 30 और 10 नहीं, ये नहीं ना, ये तो सिविल वाला है। अच्छा, सिविल वाला। ये आपका आ गया 8। अब एक बात बताइए, 26 मार्क्स का है। कोई ढंग से अगर क्रिमिनल लॉ पढ़े जिसके अंदर आपका एविडेंस एक्ट हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया और बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, तो इसके बारे में कुछ बताइए, टिप्स कैसे करना है, क्या इसमें पढ़ के जाए, किस तरीके से पढ़ के जाए। सबसे पहले आप बीएनएस का आप बायर एक्ट उठाएं और उसमें सेक्शन के हिसाब से आप याद, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या होगा कि आप बीएनएस का जो भी सेक्शन लेंगे तो आप याद इतना करें कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ढूंढने में दिक्कत आती है। जैसे एग्जाम में आया कि बीएनएस का सेक्शन 25, 26 क्या है, आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर है, ठीक है। हाँ। अगर आपको बेयर एक्ट में सेक्शन याद है, किस पेज पलटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और नियर अबाउट आप देखिएगा कि एक क्वेश्चन पर लगभग 1.5 या 2 मिनट पड़ता है। अगर आप पेज पलटने में टाइम लगा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि किस बेयर एक्ट में कहाँ पर कौन सा सेक्शन है, ठीक है, और वो किस पेज में है, इतना जरूर देख लीजिए आप। सब कुछ आंसर आपके पास है, टाइम मैनेजमेंट कीजिए और वहां से आप डायरेक्ट देखिए, सेक्शन देखिए और सेक्शन से आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आप पहले सेक्शन देखना है, हाँ, किस पेज पे, बस ये ध्यान रखना है और वहां जाते ही जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरीके से कर देंगे। अब आते हैं सर सिविल लॉ में। सिविल लॉ 10 मार्क्स का आ रहा, तो सिविल लॉ का भी बेयर एक्ट है। सिविल लॉ का भी है। तो उसमें बहुत लेंदी होता है या बहुत आसान होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लेंदी है। अगर आप अच्छे से थोड़ा ध्यान दे के अगर उसको पढ़ें तो वो भी बहुत आसान है। उसमें भी आप सेक्शंस वगैरह ध्यान रखें, याद रखें किसमें क्या है नहीं है, तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है। तो सर ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका है। ये 8 मार्क्स का ये भी आ रहा। अगर स्टूडेंट्स को अगर आप बताते कि इस तरीके से, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए अगर इतना आप 10, 10, 10, ये हो गया 30 और ये हो गया 32, 30 और 32। सर इस पर अगर बच्चे ध्यान दें तो कैसा रहेगा? आप बस इतना मुझे समझा दीजिए ताकि स्टूडेंट को, जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, वो ध्यान दे कि ये अगर बच्चे आज से भी पढ़ लें इसको ढंग से तो कैसा रहेगा। देखिए तो नहीं, इसको अगर अच्छे से वो पढ़ लेता है तो यही एग्जाम मतलब आपको क्लियर करने के लिए हो जाएगा। लेकिन इसको आप अच्छे से पढ़ने के से फैमिली लॉ में क्या आया है। एक सेकंड सर, जनरल के लिए कितना है? जनरल के लिए 40 से 45 या 40 नियर अबाउट? नहीं, 40 है, 40 है। और SC ST का 30, SC ST का और OBC का? नहीं, OBC का तो 40 है, 35 है जनरल OBC। मतलब आपको 35 से 45 तक अगर हम कवर कर लें और क्वेश्चन सही हो जाए तो हमारा एग्जाम निकल जाएगा, मतलब वो जो कैटेगरी के हिसाब से। तो ये स्टूडेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि आप देखिए ये कि 10, 10, 10 और 8, 8 सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस करें, बाकी और का देखते हैं। तो सर ये आगे का ये देखिए 5 मार्क्स का है आपका, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें इसके अलावा BCI के एथिक्स है 4 नंबर का, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट है,
ए बी सी डी, तो कोई एक सीरीज होती है क्या, कोई टेक्निक होता है कि इस तरीके पहला दूसरा तीसरा करके जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिसमें आपको अच्छा सूटेबल लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप ए की हम बात करें कि ए में 25-25 क्वेश्चन आए, मैंने 25-25 करके 4 हो गया तो 100 हुआ। ग्रुप ए में आपको अगर मान लो 10 क्वेश्चन का आंसर आता है या 5 क्वेश्चन का ही आता है, तो सबसे पहला आप करेंगे ग्रुप ए में देखें कि 5 आती है तो 5 को पहले हल कर लें। उस हिसाब से चारों में देखें तो आपका 20 नंबर हो जाता है। ऐसे करके हल करें। ऐसा नहीं ग्रुप ए का हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो बी में जाएंगे, बी में जाएंगे तो सी में जाएंगे, ऐसे नहीं। जो आता जाए वो करते जो आता है ग्रुप ए को भी देखें, ग्रुप बी को भी देखें, सी को भी देखें, डी को भी देखें, ठीक है। जैसे जैसे उसमें बना हुआ है सेक्शन जैसे भी, तो उसको आप पहले करेंगे, उसको आप हल कर लें, ठीक है। तो आपको ये सिक्योर हो जाएगा कि मैंने 20 नंबर का बना लिया, अब हमें फर्दर 20 नंबर और लानी है। फिर आप अपना जो आपको जैसा अच्छा लगता है उस हिसाब से आप उसको बनाने की कोशिश करें। और इतना जरूर याद होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन बेयर एक्ट में कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। ये सबसे मेन पॉइंट है कि कौन सा सेक्शन बेयर एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है, ताकि ढूंढने में आसानी हो। तो ये जो ओपन बुक एग्जाम होते हैं, जो भी ये होते हैं, तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बुक में ना हो क्वेश्चन, ऐसा भी होता है कि बुक से मिला ही ना हो, कहीं अलग से बन गया हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम तो वहीं से देगा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये तो बिना सिलेबस के बाहर से ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है सिलेबस के हिसाब से। देखिए अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिलेबस के बाहर भी हो गया तो कभी कभी ऐसा आ जाता है, जैसे ये अविन 70 में हुआ था कि भाई ये जो है ऐसा नहीं है, क्वेश्चन जो है ये मतलब इस तरीके से दिया गया है। ऐसा नहीं होता है, जो क्वेश्चन है वही नहीं। बहुत स्टूडेंट को अगर ऐसा लग रहा हो कि ये बाहर से बिल्कुल नहीं देते हैं, जो आपका बेयर एक्ट है उसी में से देते हैं। तो अगला हमारा ये है कि सर इसके बाद से अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे कंपनी लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, तो ये ज़्यादा आसान वो है कि ये पढ़ना ज़्यादा आसान है? देखिए ये छोटे छोटे लॉ हैं और उनका मार्क्स भी कम है, ठीक है। अगर आप इसमें टाइम देते हैं तो इसमें आपको पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मार्क्स कम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको साइबर लॉ है तो 2 नंबर का आएगा, लैंड एक्विजिशन है 2 नंबर का आएगा, कंपनी लॉ है तो 2 नंबर। आप कंपनी लॉ 2 नंबर के लिए आप टाइम ज़्यादा देंगे तो उसमें होता है कि कवर कम होगा और मार्क्स कम आएगा। कोशिश ये करनी है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कैसे किया जाए और किस बेयर एक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। उस बेयर एक्ट को आप ज़्यादा टाइम दें, ठीक है, और उससे आप सॉल्व पढ़ें। सब ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले कोशिश करें ये वाले जो मेन है, ऊपर वाला जो आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा आपको आएगा भी और ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 इस पेज को ले लें तब भी हमारा ये अच्छा खासा मतलब 50s में हमारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से अब अगला लास्ट क्वेश्चन है सर कि जो बच्चे जाते हैं और सामान मोबाइल लेके जाते हैं, आपकी क्या राय? बहुत सारे बच्चे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई या तो साथ में किसी को ले जाए, अगर कोई नहीं है तो रखने की बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए ये सब तो अलाउ नहीं है, सिवाय आप जो अलाउ किया गया आपको बेयर एक्ट है वो लेके जा सकते हैं। बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया, ये सब आपको अलाउ नहीं है, ये सब आपसे बाहर ही रखवा दिया जाएगा। तो उसमें आप कोशिश करें कि ये सब ना लेके जाएं और पहले ही पढ़ लें, है ना, पहले ही तैयारी कर लें। और वहाँ पर आपके पास आधा 1 घंटा में क्या रिवीजन हो जाएगा। आप कोशिश करें कि पहले ही तैयारी, इसको लेके जाने में दिक्कत है, रखने की दिक्कत है, ठीक है। आप अपना बुक्स बेयर एक्ट को लेके जाएं और वही लेके जाएं, एग्ज़ाम दें और कॉन्फिडेंटली दें। और सबसे पहले कोशिश करें कि हमें जो भी आता है, पास मार्क है हमारा, उसको हम पहले कर लें, क्योंकि इससे आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। यदि आपकी 40 नंबर समझ जाते हैं कि मैंने सही करेक्ट कर लिया, तो फिर 50 हल करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप पैनिक नहीं होंगे, डरेंगे नहीं। डरा हुआ आदमी जो होता है ना, वो एग्जाम से दिक्कत हो जाता है। एक 100 क्वेश्चन आते हैं, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं, आप बता रहे थे। तो क्या सब करके आना चाहिए? जैसे मान लीजिए 40 आपके हिसाब से सही हो गया, तो सब पे टिक लगा के सब करके आए या छोड़ दें? तो छोड़ना नहीं चाहिए, जितना आपको आता है पहले वो कर लें। ये बहुत बड़ी बात है कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए सही हो जाता है तो आपको मार्क्स आ जाएगा, तो छोड़ने से तो कोई ये नहीं है नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर होता तो आपको माइनस हो जाता, ठीक है।
तो क्वेश्चन छोड़ने से ऐसे भी नहीं आएगा। आप कोशिश करें जैसा भी हो, बैरक से जहाँ से सेक्शन से आप निकालें और आपको समझ में आता है तो टिक करके आए। टिक करते हैं। जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी देख रहे हैं, और भी लॉ की बातें होती रहेंगी, हमारे गेस्ट आते रहेंगे, जो हमारे वकील साहब हैं ये आपको लॉ की प्रैक्टिस के बारे में अवेयर करते रहेंगे। नए नए सेक्शन जो आते हैं, कानून जो भी आता है, सब हम इसी मन से हम बात करते रहेंगे, आप लोगों के पास डिलीवर होता रहेगा। लेकिन चूंकि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम पे आप फोकस कीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप लोगों के लिए, और जैसे वकील साहब ने कहा उस तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। Neutron Nexus.